Assalamualaikum. If you are an FSC student who is struggling with first year biology, then this video is for you. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट ईयर एफएससी के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो फर्स्ट ईयर की बायो है उसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट ईयर के एंड तक पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने बायो को प्रिपेयर किस तरह से करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर बायो, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिस्ट बना ली है, उनकी एक एक चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपने हर चैप्टर को किस तरह से प्रिपेयर करना है, आपने हर चैप्टर के लेक्चर कहाँ से लेने हैं और आपने बुक से उस चैप्टर को किस तरह से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जिससे आप ना सिर्फ एफएससी में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे, बल्कि वो टिप्स आपके एंट्री टेस्ट के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ओके सो ये लिस्ट आपको कैमरे में उल्टी नज़र आ रही होगी। ये आपके चैप्टर्स की लिस्ट है, बट ये मैंने आप लोगों के लिए नहीं बनाई है, ये मैंने अपने लिए बनाई है, बिकॉज़ यहाँ से मैं चैप्टर्स की लिस्ट देखकर आपको हर उस चैप्टर के बारे में गाइडलाइंस और टिप्स दूंगी। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, यानी जो आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग आपके टोटल 11 चैप्टर्स बनते हैं, ठीक है। और उस 11 चैप्टर्स में से मैं उसी तरतीब से आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है ये एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपने क्या करनी होती है, आपने क्लासिफिकेशन तैयार करनी है और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी मतलब थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ना वो रट्टे वाला है। इसमें कोई इतने ज़्यादा ख़ास कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए आपको लेक्चर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास मतलब इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, आपके जो जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है आपने अपनी जो फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक है वो आपने उठानी है, और जो जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं, ख़ास तौर पर जो टेबल्स हैं जो इंक्लूडेड हैं वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई ख़ास मतलब एज सच डायग्राम्स वगैरह भी नहीं है, जो कि आपको इस चैप्टर में ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होगी इसको प्रिपेयर करने में। तो ये चैप्टर आपका बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो, ठीक है। जस्ट आपने थोड़ा सा रटा लगाना है, आपका रटा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आपका बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज़ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ओके, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको डायग्राम्स भी बनानी है, इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपका यूज़ होगा और साथ में आपको थोड़ा सा रट्टा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बैक्टीरिया और वायरसेस वाला जो चैप्टर है, या कोई भी चैप्टर अगर आप बायो के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आपने करना क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बायो को आपने पढ़ना किस तरह से, आप अचानक आप फर्स्ट ईयर में आए हैं 10th क्लास से, तो आपको चेंज क्या लगा है? चेंज सिर्फ ये लगा है कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की जो बायो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू 10th क्लास की बायो। सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टूडेंट्स को यही आ रही होती है कि इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो हम इनको तैयार किस तरह से करें। सो इसका बेस्ट तरीका ये है कि डेली का अगर आप बायो का एक पेज भी याद कर रहे हैं अपनी बुक से, तो वो भी आपको एंड पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सो स्टार्ट लर्निंग बायो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर फर्स्ट ईयर। लेकिन अब फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे तो गुजर गया, अब तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में ही बहुत कम टाइम रह गया है, लेकिन अभी भी आपका बहुत सारा टाइम रहता है। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम सबसे एंड पे जाकर होते हैं। सो यू नीड टू स्टडी योर बायोलॉजी नाउ। अगर आप लोगों ने अभी तक बायो नहीं पढ़ी है तो आज से ही, चाहे आपका कल एकेडमी में जिस मर्ज़ी सब्जेक्ट का टेस्ट है, चाहे आपका कल कॉलेज में जिस मर्ज़ी सब्जेक्ट का टेस्ट है, आज से ही आपने अपने बायो का डेली का सिर्फ एक पेज भी अगर आप कर लेते हैं ना बायो का, तो वो एक पेज भी आपको बोर्ड के पेपर वाले दिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई नो कि फर्स्ट ईयर की बायो बहुत ज़्यादा लेंथी है, बट आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड हो गए हैं, तो आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। बट डोंट फॉरगेट कि अगर आपके टॉपिक्स एक्सक्लूड हुए हैं, सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, तो इससे कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो आपने चीज़ों को लाइट नहीं लेना है। आज से ही आपने अपनी बायो की प्रिपरेशन ज़रूर स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज बायो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो पेपर से एक दिन पहले भी स्टूडेंट्स को याद नहीं हो रहा होता, चीज़ें मिक्स हो रही होती है चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बायो बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। अगर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कंपेयर करें, सो फर्स्ट ईयर की जो बायो है ये सबसे ज़्यादा लेंथी है, इस वजह से स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है। तो आज से ही बायो को याद करना शुरू करते हैं। सो ये तो हो गई थी जनरल टिप्स अबाउट कि आपने बायोलॉजी को प्रिपेयर किस तरह से करना है। अगर अभी तक आपने बायो की तैयारी शुरू नहीं की है तो आप डेली का एक पेज पढ़ना शुरू कर दें, और अगर आपने तैयारी की भी है तो फिर भी आप रिवीजन के लिए डेली के एक पेज की रिवीजन करते जाएं। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं बैक्टीरिया और वायरसेस की बात कर रही थी। इसमें से आपके जो MCQs आते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन के हवाले से आते हैं, ठीक है। कि जो वायरसेस की ख़ास तौर पर क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया की डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें बाइंड्री फिशन आ जाता है, ये बाकी जो चीज़ें होती हैं मतलब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के,
उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आपके MCQs भी आते हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसकी जो डायग्राम है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल एंड ऑर्गेनेलीज। दिस चैप्टर इज़ हेल इंपॉर्टेंट। मतलब आपने अपनी बायो में कुछ करें या ना करें, बट ये चैप्टर आपने लाजमी करना है, बिकॉज ये आपके एंट्री टेस्ट में भी और आपके जो बोर्ड का पेपर है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स वाला जो चैप्टर है, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एकेडमी वगैरह नहीं जाते हैं या अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं या आपके कॉलेज में टीचर्स की समझ नहीं आती है, तो आप इसके यूट्यूब से लेक्चर्स लें। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि यूट्यूब से किसके लेक्चर लें, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इंडियन यूट्यूबर्स के लेक्चर लिया करें, बिकॉज वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर आपको समझा देते हैं। तो बहुत सारे जैसे अनअकैडमी है या बहुत सारे ऐसे इंडिया के चैनल्स हैं जहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बायो के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे फ़िज़िक्स वाला जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, वो एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है और अब उन्होंने वहाँ पर बाकी भी सब्जेक्ट्स ऐड कर लिए हैं। यानी सिर्फ वहाँ पर अब फिज़िक्स नहीं पढ़ाई जाती है, वहाँ पर केमिस्ट्री, बायो वगैरह इन सब चीज़ों के भी, इवन मैथ्स के भी लेक्चर्स आई गेस होते हैं। तो आप लोग अगर समझना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो एकेडमी में आपको लेक्चर मिल रहा है वही आपके लिए इनफ है। आप बुक से सिर्फ इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स वाला जो चैप्टर है, इसके लेक्चर्स आप ज़रूर लें इंडियन यूट्यूबर्स के। इस चैप्टर में जो जो चीज़ें आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो आपने सारी करनी है। आपने एक एक लाइन इस चैप्टर की करनी है, आपने इवन एक लाइन भी मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर के डायग्राम्स। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डायग्राम्स हैं और वो सारी डायग्राम्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। उनकी लेबलिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। अगर आप पेपर में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं ना, तो आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी यहीं से ही अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर का लॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें आपकी डायग्राम भी होगी। अगर आप बोर्ड के पेपर में हर लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम बनाकर आ जाएंगे तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको वो फुल मार्क्स भी दे देगा। इवन अगर आपके पास टाइम बचे, जैसे मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने अपने बायो के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी डायग्राम्स बनाई थी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी डायग्राम्स बनाई थी। मतलब जहाँ जहाँ पर बन रही थी, बेशक उन्होंने मांगी हुई थी या नहीं मांगी हुई थी, बट मैंने बनाई थी। और इस वजह से आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपने ज़रूरी डायग्राम बनानी, मतलब वो वाला आप लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करें जिसमें डायग्राम हो, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। बिकॉज बायो के पेपर में जब डायग्राम्स बनी होती हैं, उनकी लेबलिंग हुई होती है, तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये एक टिप आप लोग याद कर लें कि बायो के पेपर में जितनी अच्छी डायग्राम्स बनाएंगे, जितने ज़्यादा डायग्राम्स बनाएंगे, उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मॉलिकुलर बायोलॉजी। अगेन अ वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, ठीक है। तो मॉलिकुलर बायोलॉजी मुझे तो ऐसे समझ नहीं आई थी। मैंने इसके यूट्यूब से लेक्चर्स लिए थे इंडियन यूट्यूबर्स के, लेकिन अब मुझे याद नहीं कि मैंने किसके लिए थे। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अनअकैडमी एक चैनल है, उसके भी लेक्चर्स हैं। फिज़िक्स वाला की एक पूरी टीम है जो कि आपको बायो के लेक्चर्स देते हैं। तो आप लोग वहाँ से ये लेक्चर्स लेकर इस चैप्टर को समझ लें, बिकॉज एंटी टेस्ट के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल बायोलॉजी हो गया और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, ये चैप्टर्स एंटी टेस्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपने सारा ही करना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन आसान टॉपिक है, ठीक है। तो ये आप तो वैसे ही अपनी बुक से रीड करके भी पढ़ लेंगे, इसके लिए भी आपको कोई ख़ास लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़े से इसमें से कॉन्सेप्चुअल MCQs आते हैं अबाउट इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑन द एंजाइम एक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, pH ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। और दूसरा इसके कॉन्सेप्चुअल MCQs बनते हैं अबाउट द कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर्स। तो वो जो इनहिबिटर्स वाला टॉपिक है वो अच्छे से आपने करना है। एंजाइम्स का छोटा सा टॉपिक होता है बट बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, तो लेकिन अगर आप बुक से पढ़ें तो आसान होता है, मतलब आपको समझ आ जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए आपको किसी खास लेक्चर की ज़रूरत होगी। बट अगर आपको इंडियन यूट्यूबर्स के लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों और आपको समझ आ रही है और आप इसका लेक्चर भी लेना चाहते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं, आप आराम से ले सकते हैं। जहाँ से आपको जितनी समझ आ रही है आपने समझना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, उसके बाद आपने याद करना है। और इसमें आपने डायग्राम्स बनानी है, जो एक लॉक एंड की मॉडल है उसकी डायग्राम है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो ग्राफ्स हैं, pH वाला ग्राफ है या टेम्परेचर वाला ग्राफ है, वो आपने अच्छे से करने हैं। इसके अलावा इनहिबिटर्स वाली जो डायग्राम्स हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, उसकी डायग्राम्स भी आपने अच्छे से बनानी है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ बायो एनर्जेटिक्स।
ये वो चैप्टर है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, बायो एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर नहीं होते, मुझे ये एंड तक भी, फर्स्ट ईयर के एंड तक भी समझ नहीं आया था, ठीक है। फिर मैंने जब इसके बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लिए, इसको बहुत ज़्यादा दफ़ा याद किया, रिवाइज़ किया, तब जाकर मेरा इसका कॉन्सेप्ट बना। और फिर अब MBBS में जाकर जब मैंने बायोकेमिस्ट्री में वो सारी चीज़ें दोबारा पढ़ी, तो तब जाकर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो बेहतर तो बायो एनर्जेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स तो आपको क्लियर करने ही करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये चैप्टर एंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने ये नहीं सोचना है कि मैंने कौन सा अभी एंट्री टेस्ट देना है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की। तो बिलीव मी, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्लियर नहीं होते ना, तो उनके फर्स्ट ईयर जब एंट्री टेस्ट की तैयारी का टाइम आता है, यानी उसमें 2-3 महीने का ही टाइम होता है आपके पास, उसमें भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, यानी अपने FSC के दौरान ही अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, वही बाद में भी अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर चलते हैं। ओके बच्चों, बायो एनर्जेटिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप वो ये कि इस चैप्टर की आपने थ्योरी सिर्फ रीड करनी है, ठीक है। वो आपने याद नहीं करनी, उसका आपने रट्टा नहीं मारना। इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ आपने क्या याद करने हैं, फ्लो चार्ट्स याद करने हैं। और फ्लो चार्ट्स कभी भी याद नहीं किए जाते, फ्लो चार्ट्स की हमेशा प्रैक्टिस की जाती है और उन्हें बार बार प्रैक्टिस के ज़रिए ही रिवाइज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपने जब बायो एनर्जेटिक्स प्रिपेयर करना है तो अपने साथ एक पेन और पेपर रखना है, और जो भी फ्लो चार्ट आप प्रिपेयर करें उसकी पहले आप थ्योरी रीड करें, ठीक है, उसको अच्छे से समझें, और उसके बाद सिर्फ उसका फ्लो चार्ट आपने प्रिपेयर करना है फॉर एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम में बायो एनर्जेटिक्स के सिर्फ फ्लो चार्ट्स आते हैं। ग्लाइकोलिसिस का फ्लो चार्ट पूछ लिया, या फिर दूसरे क्रेब्स साइकिल पूछ लिया, या केल्विन साइकिल पूछ लिया, या जी स्कीम जो होती है वो पूछ लिया। तो मतलब जो भी आपसे सवाल करेंगे ना, वो फ्लो चार्ट का करेंगे। मुझे नहीं याद कि मैंने आज तक कभी बायो एनर्जेटिक्स के थ्योरी में से कुछ याद किया हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लेकिन हाँ, आपने थ्योरी को रीड ज़रूर करना है, क्योंकि उसमें से ज़ाहिर है MCQs वगैरह तो आएंगे ही, लेकिन मोस्टली MCQs भी आपके फ्लो चार्ट से ही कवर हो जाते हैं। तो अगर आपने फ्लो चार्ट्स अच्छे से कर लिए हैं, फ्लो चार्ट के नीचे वो जो लिखा होता है थोड़ा बहुत पिंक कलर का जो लिखा होता है, उसको अगर आप रीड कर लें अच्छे से, वहाँ से भी MCQs बन जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है बायो एनर्जेटिक्स को प्रिपेयर करने का पूरा, इसकी थ्योरी को बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लेक्चर्स लें, इसके कॉन्सेप्ट्स अपने बहुत अच्छे से क्लियर करें, बिकॉज ये मुश्किल चैप्टर है, और साथ में इसके फ्लो चार्ट्स को फिंगर टिप्स पे कर लें, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आपको सेल बायोलॉजी से ज़रूर एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी बहुत अच्छी डायग्राम बन जाएगी। इसके अलावा आपको बायो एनर्जेटिक्स से भी ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप फ्लो चार्ट बना लेंगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी अटैम्प्ट हो जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। और बायो के पेपर में टाइम सेव करना एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि बायो का पेपर बहुत सारे बच्चों का रह जाता है, बहुत लेंथी पेपर होता है। तो अगर आप बायो एनर्जेटिक्स में से लॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे तो आपका एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा कि देखें कितना अच्छा इसने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, और इसने डायग्राम्स वगैरह बनाई हुई हैं, और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। बात आता है प्लांट फिजियोलॉजी। इस चैप्टर को ना मतलब इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्लांट फिजियोलॉजी में से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी ये चैप्टर जो है ना, वो एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो टॉपिक्स ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड है ना, वो आपके एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, और वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चारों चैप्टर है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्केलेटल एंड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे डायग्राम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लेवल के ऊपर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, ठीक है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, फिर स्टमक में आकर कौन कौन से एंजाइम्स काम कर रहे हैं, फिर ड्यूडिनम में, जिजुनम में, मतलब आपको ना ऐसे हर लेवल के साथ पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे कौन सा एंजाइम काम कर रहे हैं। अगर इस तरह याद करेंगे तो आपको कभी भूलेगा भी नहीं, और आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत क्लियर हो जाएंगे, और साथ में इस चैप्टर की डायग्राम्स भी अच्छे से आनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इसके लिए भी मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। आई थिंक कि इस चैप्टर के लिए आपको लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये बच्चों को। इसमें वो जो ब्लड वेसल्स वाले टॉपिक हैं या जो हार्ट वाला टॉपिक है, वो स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। तो बहुत अच्छे इंडियन यूट्यूबर्स के लेक्चर हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी। अगेन मैं आपको चैनल्स के नाम बता देती हूँ, अनअकैडमी चैनल है, या फिज़िक्स वाला जो है, उनके भी चैनल्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, जहाँ पर आपको हर चीज़ के
लेक्चर्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग सिर्फ सिंपल यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, कोई किसी भी टॉपिक का नाम लेंगे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर नीट, क्योंकि इंडिया का जिस तरह आपका एमडी कैट होता है ना, तो इंडिया का इस तरह से नीट का एग्ज़ाम होता है। तो वो लोग अपने बच्चों की जो नीट की तैयारी करवाते हैं वो इन्हें यूट्यूब के लेक्चर से करवाते हैं, और वो बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं। मतलब उससे आपका कॉन्सेप्ट उससे हो ही नहीं सकता कि आपको कभी ये लेक्चर दोबारा भूले, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका आगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बोर्ड एग्जाम में भी, और एंट्री टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, और अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, चाहे आपने आगे डॉक्टर बनना है, नहीं बनना, वटेवर आपने जिस भी फील्ड में जाना है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसको समझ के तो पढ़ें, आपको पता तो हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से के ऊपर वो चीज़ आपके काम ज़रूर आएगी जो आपने समझ कर पढ़ी होगी, ठीक है। जो समझ कर नहीं पढ़ी है उसको कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, और उससे आपको ना फ़ायदा मिलेगा, ना आपकी सोसाइटी को कोई फ़ायदा मिलेगा। तो ये बायो के मैंने आपको चैप्टर वाइज भी गाइडलाइंस दे दी हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर अगर आप देखें तो आपको बायो से रिलेटेड और भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, जिसमें मैंने आपको बायो की टिप्स दी हैं कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से बायो में अच्छे नंबर ले सकते हैं, आप एंट्री टेस्ट में बायो में किस तरह से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ फाइनल टिप्स जो मैं आपको दूंगी बायो के एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिनकी बायो की बहुत अच्छी तैयारी होती, लेकिन उनका बायो का पेपर रह जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले से ही वार्निंग दे रही हूँ कि बायो का पेपर रह जाता है बच्चों का, तो आपने अपनी शुरू से ही स्पीड बहुत ज़्यादा रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पीड आपने तेज़ रखनी है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने राइटिंग इतनी बुरी करनी है कि एग्जामिनर को समझ ना आए। अपनी प्रेजेंटेशन और राइटिंग को भी साथ साथ देखना है, और अपनी स्पीड को भी देखना है, ठीक है। सेकंड चीज़, आपने पेजेस का ख्याल रखना है। बोर्ड के पेपर में आपको लिमिटेड पेजेस मिलते हैं, तो हो सकता है कि पेजेस ख़त्म हो जाए और आपको पता ही ना चले, अभी आपके 2-3 सवाल रहते हों, ठीक है। तो पेजेस का भी ख्याल रखना है, बार बार देखना है कि कितने पेजेस रह गए, और उसी हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। टाइम लिमिट का ख्याल रखना है, पेजेस का ख्याल रखना है। थर्ड चीज़ है कि अपनी प्रेजेंटेशन को भी आपने अच्छा रखना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन को अच्छा रखने का ये मतलब नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आप जो है ना वो फ्लॉवरी हैंड राइटिंग में लिखें, या जो भी, सिर्फ आपका पेपर साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डायग्राम्स के ऊपर ख़ास फोकस करना है, ठीक है। जहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम बन रही है, आपको लगता है कि अच्छा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया, तो आपने लिख दिया कि लॉक एंड की मॉडल ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन आपने डायग्राम नहीं बनाई है। इट्स ओके, आपको शायद उस शॉर्ट में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जिसने पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन किया है उसमें डायग्राम बना दिया, फिर दूसरा शॉर्ट किया उसमें भी डायग्राम बना दिया, फिर उसने आगे तीसरा चौथा शॉर्ट जिस तरह करना था कर लिया, फिर उसने अगले पार्ट का भी इसी तरह से, जो अगले पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन से उसमें भी 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम बना दी, फिर जो अगला पार्ट था उसमें भी ऐसे 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम बना दी। तो एग्जामिनर जो होगा ना बड़ा इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसको लगेगा कि ये तो बहुत ही मतलब कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डायग्राम्स बनाई हुई हैं। तो एग्जामिनर जो है ना वो सब तो जब उसका आपके लॉन्ग क्वेश्चन से इतना अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा, तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन से इतना अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा, तो वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बगैर पढ़े ही मुझे लगता है मार्क्स दे देगा। बिकॉज अगर एग्जामिनर्स के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो पूरा पूरा पढ़ें, तो ऊपर से अगर उनको पेपर अच्छा लगता है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है, डायग्राम्स बनी होती हैं और पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा होता है, तो वैसे ही वो अच्छे नंबर दे देते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अगर क्वेश्चंस के आंसर में गलत भी लिख देंगे तो भी वो आपके ठीक कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऊपर से पढ़ते तो सब हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने पैसे लिए होते हैं पेपर चेक करने के, और कोई फ्री में तो वो पेपर चेक कर नहीं रहे होते, तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने अगर एक चीज़ की मतलब पेपर चेक करने की ज़िम्मेदारी ली है, तो हमने उनको ईमानदारी से चेक करना है, ठीक है। तो आपने अपनी तरफ से पेपर पूरा ईमानदारी से करना है, और डायग्राम्स वगैरह सब अच्छे से बनानी है। जो बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, बोर्ड में पोजीशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये टिप्स हैं कि वो शॉर्ट में भी डायग्राम्स बनाए, लॉन्ग में भी बनाए। जो बच्चे मतलब सिर्फ अच्छे नंबर लेना चाहते हैं उनके लिए ये है कि आप लॉन्ग में तो ज़रूर डायग्राम बनाएं, शॉर्ट में बेशक आप डायग्राम्स रहने दें, ठीक है। तो ये होगी बायो की गाइडलाइंस। आई होप कि आपको बहुत कुछ इसमें से समझ आ गया होगा, और अगर आप कुछ भी अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं बायो की तैयारी से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आप फर्दर कौन से सब्जेक्ट की गाइडलाइंस चाहते हैं फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम और फॉर योर MD CAT। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।